chapter number 23. This one is your last chapter of accounts book. Chapter name is accounts from incomplete record. In this one part we have already covered. This one is your second part. Okay, so let's start our today's class. Today is 4-day, first month 2021, Thursday. Chapter number 23. This one last chapter of your book. Accounts from incomplete records. Accounts from incomplete records. Part 2. This one is part 2. Is it visible to you बच्चा? ओके, देखिए इसके बाद देखिए हमने हमारी कल की वीडियो में पढ़ा था कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कब होते हैं, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते, हमारे रिकॉर्ड क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। और उस टाइम पे हम वो अकाउंट्स बनाते हैं जिसकी हमें नेसेसरी या एसेंशियल होते हैं, वो जिसकी हमें जरूरत होती है वो अकाउंट बना लेते हैं। जैसे हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि हम अनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों बना रहे हैं, इसके क्या रीजन है, क्योंकि ये सिंपल मेथड है। हमने पढ़ा था क्योंकि सिंपल मेथड है, कोई भी एक्सपेंसिव मेथड नहीं है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ दो ही अकाउंट बनाने पड़ते हैं, वो है कैश बुक बनाना पड़ता है और पर्सनल अकाउंट फॉलो करना पड़ता है। कैश बुक में भी एक प्रॉब्लम है, कैश बुक अगर हम बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो हम बिजनेस के आइटम डालेंगे, पर्सनल आइटम नहीं डालेंगे। बट इसमें जो हम कैश बुक बनाते हैं उसमें हम पर्सनल मतलब प्रोप्राइटर की खुद की आइटम्स प्लस बिजनेस का कैश दोनों मिक्स कर देते हैं। ये गलती करते हैं हम कैश बुक बनाते हैं इसमें, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाया जाता है और पर्सनल अकाउंट ही फॉलो करते हैं हम, जबकि हम डबल एंट्री में तीनों सिस्टम फॉलो करते थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल, ठीक है, जो हम यहां नहीं करते, ठीक है। ये हमने सीखा। इसमें प्रॉफिट निकालना इनकम्प्लीट अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में प्रॉफिट निकालना भाई बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर करेंगे और हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीखा, ठीक है। आज की वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक व्हिच इज द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज जनरल बना देते थे और सारा लेजर में पोस्टिंग कर देते थे, और लेजर के अकाउंट की मैच करने के लिए, आइटम्स को मैच करने के लिए कि वो हमने पोस्ट सही करी है नहीं करी, वो हमें कैसे पता था, डबल ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता था, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अगर इक्वल आते हैं मतलब हमने पोस्टिंग सही करी है, यहां तक था। बट इस सिचुएशन में हमारे रिकॉर्ड क्या इनकम्प्लीट है, डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो नहीं कर रहे, तो ट्रायल बैलेंस में कहते हैं दोनों आइटम्स डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। बट अगर हमारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट ही नहीं है तो हम ट्रायल बैलेंस में मैचिंग तो होगी नहीं, तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। दिस वन इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्लियर? समझ आया कि ट्रायल बैलेंस will not be is not possible to prepare
बिकॉज इन दिस, क्योंकि इसमें ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते थे? एक्यूरेसी देखने के लिए, अकाउंट्स की एक्यूरेसी देखने के लिए। अब अकाउंट्स की एक्यूरेसी का पता चलेगा क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में इनकम्प्लीट है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। अब इनकम्प्लीट का मतलब जो रिकॉर्ड्स हम लिख रहे हैं वो क्या है? इनकम्प्लीट है। और साइंटिफिक मैंने इन छोड़ दिया। इन साइंटिफिक सिस्टम द सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड इनसाइंटिफिक। क्यों ये सिस्टम इनकम्प्लीट और इनसाइंटिफिक क्यों है? क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट, जो डेबिट और क्रेडिट है वो क्या है? बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। यहां तक क्लियर हो? इनकम्प्लीट सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता, टू फोल्ड ऑफ एस्पेक्ट फॉलो नहीं होता, जिसकी वजह से डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी असर्टेन। ट्रू profit or loss cannot be certain। the true profit or loss जो है वो certain नहीं करा जाता। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। और हमने अभी पढ़ा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट की फिगर्स बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाते। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है, जो नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम नॉमिनल अकाउंट बना ही नहीं रहे हैं तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट जो होगा या लॉस जो होगा वो पता नहीं चल पाएगा। क्या तक क्लियर होगा? इसके बाद डिफिकल्ट इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। फोर्थ पॉइंट है डिफिकल्ट इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। डिफिकल्ट इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसमें हम बैलेंस शीट जो है वो वर्ड वो नहीं बनाते। हम बैलेंस शीट की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वर्ड यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बैलेंस शीट में हमें क्या लेना पड़ता है? एसेट एंड लायबिलिटीज लेनी पड़ती है। बैलेंस शीट में हमें क्या लेना पड़ता है? एसेट एंड लायबिलिटी लेनी पड़ती है और एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू लेनी पड़ती है एसेट और लायबिलिटी की। बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम एस्टिमेशन करते हैं। क्या करते हैं? हम एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, एस्टिमेशन करते हैं ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन करते हैं ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का, जिसकी वजह से हम बैलेंस शीट जो है वो नहीं बनाएंगे। बैलेंस शीट की जगह हम एक टर्म लेंगे और वो कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या कहेंगे उसको? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। क्लियर? ओके, समझ आया कि
हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम एस्टिमेशन करते हैं एसेट और लायबिलिटी का। जब हम एस्टिमेशन करते हैं एसेट और लायबिलिटी का तो हम उसको बैलेंस शीट वर्ड नहीं देंगे। क्या बैलेंस शीट वर्ड नहीं देंगे, तो क्या वर्ड देंगे, हम उसको देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्ड देंगे। ठीक है, तो हम डिफिकल्ट क्यों होती है बैलेंस शीट बनाना, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है वो कौन से अकाउंट से बनती है, रियल अकाउंट से बनती है। बैलेंस शीट जो होती है वो रियल अकाउंट से बनती है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम रियल अकाउंट तो बनाते ही नहीं है। अगर हम रियल अकाउंट बनाते ही नहीं है तो बैलेंस शीट बननी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बैलेंस शीट नहीं बनाते, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ये हमने 4 पॉइंट कर दिए। लेट्स कम टू आवर 5th पॉइंट। 5th पॉइंट इज नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। 5th पॉइंट क्या है, नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। इसमें क्या पॉइंट बोला मैंने कि हमारा कंट्रोल नहीं होता एसेट्स पे। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। देखो अभी मैंने बताया कि हम रियल अकाउंट मेंटेन नहीं करते। सिमिलर पॉइंट इसमें लिखोगे नो कंट्रोल ओवर एसेट कि हम इसमें रियल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, जिसकी वजह से हम जो एग्जैक्ट कंट्रोल है ओवर एसेट नहीं रख सकते। अगर हम एग्जैक्ट कंट्रोल नहीं रख सकते एसेट पे, जिसकी वजह से हमारे एसेट में मिस एप्रोप्रिएशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते एसेट पे तो चांसेस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। ठीक है, अब हम नो कंट्रोल, हमारा एसेट पे कंट्रोल नहीं है तो क्या होंगे, चांसेस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जो मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस जो है हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कंट्रोल नहीं है एसेट। यहां तक क्लियर हो। 6th पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट इज अनसुटेबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्या है, अनसुटेबल फॉर प्लानिंग। जो ये चीज है, जो ये अकाउंट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, वो सुटेबल नहीं है किसके लिए, प्लानिंग के लिए एंड कंट्रोल। अनसुटेबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें क्या है, अनसुटेबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। इस वर्ड का मतलब समझिए। अब देखिए ये सिस्टम जो है फेल करता है प्रोवाइड करने के लिए एडुकेट फिगर। देखो प्लानिंग कैसे करेंगे हम, आगे के बारे में कैसे पता करेंगे, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। अगर मेरे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जब भी तो मैं प्लान कर सकती हूँ। और जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है इसमें मेरे पास एक्यूरेट फिगर्स और रिलायबल फिगर्स और क्या, इसमें मेरे पास एक्यूरेट एंड रिलायबल फिगर नहीं है। इसमें मेरे पास एक्यूरेट एंड रिलायबल फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी इनकम्प्लीट रिपोर्ट में। आपको पता है एक्यूरेट रिलायबल फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स, जिसकी वजह से मैं प्लानिंग नहीं कर सकती। तो अनसुटेबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, रीजन समझ आ गया। सो लेट्स कम टू आवर 7th पॉइंट। 7th पॉइंट, difficulty in comparative statement। 7th point is difficulty in comparative statement। कंपैरेटिव स्टडी बोल सकते हो, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हो। डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टडी का मतलब क्या है, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है कंपेयर करना इस साल की फिगर को आगे वाली फिगर से। ठीक है, इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी को और फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर
ईयर से, ठीक है। अगर मेरे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो मुझे एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं पता, एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फिगर का नहीं पता, जिसकी वजह से मैं अपनी फिगर्स, करंट ईयर के फिगर्स को कंपेयर नहीं कर सकती आने वाली फिगर्स। क्लियर? क्योंकि मेरे पास क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इन डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी टू कंपेयर करंट ईयर विद coming year. Okay, this was the 7th point. 8th point is no recognition and assessment of. 8th point is no recognition, no recognition, no recognition in the assessment of, no recognition in the assessment of income tax and sales tax. सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स कभी हमें पता नहीं है। अब बताओ क्यों, क्या रीजन है इसका? जब हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट भी नहीं पता होगा, प्रॉफिट भी लगाते हैं हम इनकम टैक्स। जब हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है मतलब हमें प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट का नहीं पता। अगर हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट का ही नहीं पता तो मैं इनकम टैक्स कैसे लगा सकती हूँ? यहां तक क्लियर हो? और नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर हमें एग्जैक्ट सेल्स का ही नहीं पता तो मैं सेल्स टैक्स कैसे लगा सकती हूँ? तो इसमें ये पॉइंट होगा, नो रिकॉग्निशन इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। तो हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स नहीं लगा पा रहे या नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर या ट्रू फिगर प्रॉफिट की नहीं है और ट्रू फिगर सेल्स की नहीं है। ठीक है, ये जो सिस्टम है वो फेल करता है ट्रू प्रॉफिट को रिवाइल करने के लिए और ट्रू सेल्स को रिवाइल करने के लिए। ओके, क्लियर? ये पॉइंट 7, 8 पॉइंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम 9th पॉइंट पे। हम कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं? 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट इज प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नॉट पॉसिबल एट द टाइम ऑफ सेल। 9th पॉइंट पे आइए। 9th पॉइंट क्या कहता है? 9th पॉइंट से प्रॉपर valuation. 9th point says proper valuation of. 9th point says proper valuation of assets. Assets की proper valuation. Proper assets of valuation. Proper valuation of assets are not possible. Are not possible. Proper valuation of assets are not possible at the time of sale of business. At the time of sale of business. देखो, अब इसमें ये पॉइंट सिंपल पॉइंट है। अब आपको पता है कि हमें एसेट्स के बारे में, एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू के बारे में इसमें नहीं पता होता। हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन करते हैं। तो जब हम बिजनेस सेल करेंगे तभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी। हम क्या करेंगे? एस्टिमेशन करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट आर नॉट पॉसिबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? स्पेशली गुडविल का प्राइस सेल के टाइम पे निकालना, फिक्स करना पॉसिबल, ये डिफिकल्ट होता है। देखो, सेल ऑफ द बिजनेस के टाइम पे एसेट का प्राइस फिक्स करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि पहले तो हमें एसेट का प्राइस पता ही नहीं, क्योंकि हम एस्टिमेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। तो गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होता है, इसका प्राइस को भी एस्टिमेट करना मुश्किल है। ठीक है, ये था 9 पॉइंट। 10 पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है, इंटरनल चेक
पॉसिबल, इंटरनल चेक नॉट पॉसिबल। अब देखो इसे बोला है इंटरनल चेक नॉट पॉसिबल, मतलब जो कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर जो चेकिंग होती है वो पॉसिबल नहीं है। इस टर्म से ये समझ आया। अब देखिए इंटरनल चेक पॉसिबल क्यों नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल चेक इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे। जब हम डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे, एरर और फ्रॉड होने के केसेस ज्यादा है, जिसकी वजह से इंटरनल चेक इज नॉट पॉसिबल। समझ आया? ठीक है। अगर कोई एरर हो भी रहा है तो हमें उसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एरर हो रहा है, हमें पीछे वाली इंफॉर्मेशन तो पता ही नहीं है। हमने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं, इसमें आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, आप आज अपनी बुक से पेज नंबर 23 पॉइंट, ये कौन से पेज पे ले रखी है? पेज नंबर 23.2, पेज नंबर 23.3 अच्छे से रीड आउट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं। क्लियर? पेज नंबर 23.2 और पेज नंबर 23.3। इसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ डबल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। तो हम डिफरेंस देखते हैं। Difference between double entry system and incomplete record. Difference between incomplete record and double entry system. Difference यहाँ आएगा double entry system and incomplete record होना है। यहाँ आएगा incomplete records। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। यहाँ हम डिफरेंस बेसिस लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट बेसिस लिखते हैं। फर्स्ट बेसिस ये है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट। पहला पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट। अब देखो सिंपली आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट फॉलो होते हैं और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम सिंगल एंट्री सिस्टम करते हैं जिसमें दोनों एस्पेक्ट फॉलो नहीं होते, डेबिट और क्रेडिट। इसमें बोथ एस्पेक्ट फॉलो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो? तो इसमें लिखिए बोथ एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड, बोथ द एस्पेक्ट, इसमें ये both the aspect of every transition, both the aspect of every transition are recorded, of every transition are recorded, दोनों aspect हर एक ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करे जाते हैं। ठीक है, इसमें both the aspect of few transition are recorded, इसमें क्या आएगा? both the aspect follow तो होते हैं, both the aspect of few transition of few, सारी ट्रांजिशन रिकॉर्ड नहीं करते, few transition are recorded। जो ट्रांजिशन हमारे लिए जरूरी होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। few transition are recorded। सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे इस टाइप ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर आएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें तीनों टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट होता है, जिसकी वजह से इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाते और रियल अकाउंट नहीं बनता। इसमें नॉमिनल अकाउंट नहीं बनता, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना पाते। रियल
हमारी अकाउंट्स में कितनी एक्यूरेसी है। तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमें एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी चेक, ठीक है, एक्यूरेसी जो है इसमें चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक, ठीक है। यहां पर एक्यूरेसी जो है वो चेक नहीं कर सकते, एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट चेक, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्राई बैलेंस नहीं बना सकते, जिसमें अगर ट्राई बैलेंस नहीं बना सकते उसमें एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है नेट प्रॉफिट और लॉस। फोर्थ पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट और लॉस। देखो इसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, जिससे मुझे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है। इसमें हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, जिसकी वजह से मुझे नेट प्रॉफिट और लॉस नहीं मिल सकता। फोर्थ पॉइंट क्लियर, लेट्स कम टू आवर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल पोजीशन। फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मुझे किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है। इसमें हम डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट बना सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। इसमें हम बैलेंस शीट नहीं बनाते, इसमें हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, इसमें बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी एस्टिमेशन की बेसिस पे होती है। सो इसमें फाइनेंशियल पोजीशन इसमें लिखोगे in this we are not able to make balance sheet because in this real account are not prepared, due to which we are not able to know the exact financial position. इसमें बैलेंस शीट बनती है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू आवर सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज एडजस्टमेंट। सिक्स्थ पॉइंट इज एडजस्टमेंट। सिक्स पॉइंट इज एडजस्टमेंट। अब देखो आपको पता है फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जब हम, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें लिखोगे while preparing our final account we do adjustments। अब इसमें देखो फाइनल अकाउंट्स तो इसमें बनते ही नहीं, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट हम करते ही नहीं, ठीक है दोस्तों। फाइनल अकाउंट क्यों नहीं बनते, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से। लिखोगे ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वी आर नॉट एबल टू मेक फाइनल अकाउंट, ड्यू टू व्हिच वी आर नॉट डूइंग एनी ऑफ द एडजस्टमेंट, ठीक है। इन दिस वी आर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स विद व्हिच वी आर डूइंग एडजस्टमेंट्स। 6.3 लेट्स कम टू आवर 7 पॉइंट प्रूफ। क्या है प्रूफ? प्रूफ का मतलब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक एविडेंस है। किसके लिए एविडेंस है? कोर्ट ऑफ लॉ के लिए प्रूफ है। इसमें यस प्रूफ है क्योंकि ये एविडेंस है कोर्ट ऑफ लॉ के लिए। तो ये प्रूफ, ये एविडेंस नहीं है, तो ये प्रूफ नहीं है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। 8 पॉइंट क्या है? इनसॉर्टेबिलिटी। इनसुटेबिलिटी क्या है? इनसुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी इनसुटेबिलिटी पहले को सुटेबिलिटी, क्या ये सुटेबल है? तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम जो है वो सुटेबल होता है। कहां कहां सुटेबल होता है? स्मॉल बिजनेस के लिए भी सुटेबल होता है और लार्ज बिजनेस के लिए भी सुटेबल होता है। बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है वो स्मॉल साइज बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। पढ़ा था हमने कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए सूटेबल है, कंपनी के लिए सूटेबल है। कंपनी के बहुत सारे लीगल प्रोविजन है जिसकी वजह से सूटेबल नहीं होता। सूटेबिलिटी समझ आया? 9 पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। क्या आएगा? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है क्या मैं इस बुक्स पे रिलाय कर सकती हूँ? डबल एंट्री सिस्टम पे मैं रिलाय कर सकती हूँ क्योंकि इसमें साइंटिफिक
कैन रिलाई ऑन इन डबल एंट्री सिस्टम, वी कैन रिलाई ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें रिलाई कर सकती हूँ क्योंकि इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलो होता है। बट इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वी कैन नॉट रिलाई ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज इन दिस बुक्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। इसमें बुक्स जो मेड होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। इसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग करता है, जिसमें रिलायबिलिटी है, इसकी रिलायबिलिटी। ये हमने डिफरेंस पढ़ा है आज की वीडियो में। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। क्या क्या मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं, मैं समझाऊंगी वन बाय वन। जब तक आप अपनी बुक से यहाँ तक पढ़ लीजिए, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन क्लैरिफाई फ्रॉम, ओके बच्चा। थैंक यू वेरी मच।